welcome to Serious Economic. This is part 3rd of Mathematical Economic Chronology. So let's begin the class. We are going to see 1958 Modi-Gilani-Miller theorem. Okay. So 1958 में मोदी-गिलानी-मिलर थ्योरम आया था जो कि फ्रांसो मोदी-गिलानी एंड मर्टन मिलर द्वारा दिया गया था. ठीक है. मोदी-गिलानी-मिलर थ्योरम में कौन दो लोग थे? फ्रांसो एंड मर्टन. ठीक है. इसमें क्या हमें पता चलता है इस थ्योरी में क्या था कि इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट फॉर्म वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. मीन्स कि फ्रांसो मोदी-गिलानी एंड मर्टन मिलर ने फॉर्म फाइनेंस को एक्सप्लेन किया था इसमें. ठीक है. इसमें बताया गया था किस किस चीज के बारे में? एमएम प्रोपोजिशन, जो कि एमएम प्रोपोजिशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, VL इक्वल टू VU मीन्स नो टैक्सेस. इसका मतलब ये है कि एम प्रोपोजिशन का मतलब ये था कि नो टैक्स. जो एम प्रोपोजिशन फर्स्ट लाया गया उसका मतलब था कि नो टैक्स. फॉर्म की वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होती है इसमें. ठीक है. फॉर्म की वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होती है इसमें. डेब्ट या इक्विटी का जो मिक्स है वो मैटर इसमें नहीं करता है. ठीक है. ये है एमएम प्रोपोजिशन फर्स्ट. एमएम प्रोपोजिशन सेकंड क्या कहता है? विथ टैक्सेस. ठीक है. इसमें नो टैक्सेस. एमएम प्रोपोजिशन सेकंड में विथ टैक्सेस. इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं. एंड इसका सेकंड एमएम प्रोपोजिशन में ये था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब इंक्रीज होगी तब क्या होगा? जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी तब इंक्रीज होगी जब डेब्ट इंक्रीज होगा. ठीक है. इससे क्या होता है? रिस्क बढ़ता है. ठीक है. तो एमएम प्रोपोजिशन में हम विथ टैक्स के साथ देखते हैं. विथ टैक्स के साथ मतलब डेब्ट फाइनेंशियल होता है ड्यू टू टैक्स शील्ड. ठीक है. डेब्ट क्यों फाइनेंशियल होता है? क्योंकि उसके पास टैक्स शील्ड होता है. और इंटरेस्ट टैक्स क्या होता है? इसमें डिडक्टेबल होता है. ठीक है. इसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट की बात की गई है, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरम. ठीक है. डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरम जो था इसमें ये बात होती थी कि डिविडेंड पॉलिसी फॉर्म वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती है. ठीक है. डिविडेंड पॉलिसी क्या करती है? फॉर्म वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती है. ठीक है. तो अंडर परफेक्ट मार्केट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट टू फॉर्म वैल्यू. यही था मोदी-गिलानी-मिलर थ्योरम. ठीक है. कि अंडर परफेक्ट मार्केट कैपिटल स्ट्रक्चर इज irrelevant to form value. हम इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखेंगे. ठीक है. इससे नोबेल प्राइज भी 1985 टू 1990 में इस थ्योरी को मिला था, मोदी-गिलानी एंड मिलर थ्योरम को. ठीक है. अच्छा, अभी हमने जो पीछे पढ़ा था पिछले वीडियो में पार्ट सेकंड में, उसमें हम देख लेते हैं किस किस थ्योरी को नोबेल प्राइज मिला था. तो सोलो एंड स्वान ग्रोथ मॉडल को भी जो 1956-57 में आई थी उसको 1987 के नोबेल प्राइज में नॉमिनेट किया, मतलब इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था. ठीक है. एरो डेब्रू का भी जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल भी नोबेल प्राइज विनर थ्योरी है. ठीक है. एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को भी नोबेल प्राइज मिला था 1972 में. नैश इक्विलिब्रियम भी नोबेल प्राइज नैश इक्विलिब्रियम थ्योरी को भी मिला था. ठीक है. देन जो हिग्सियन डिमांड सलस्की इक्वेशन इसको भी नोबेल प्राइज 1972 में मिला था. ठीक है. इसके बाद इसके अलावा तो हमने जितनी थ्योरी की है अब कोई नहीं है. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम. मोदी-गिलानी मिलर के बाद आता है रिवल प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि पॉल सैमुअल्सन ने दी थी 1938 टू 1948 में. ठीक है. तो इसमें किस चीज की बात हुई थी? व्रैप की. वीक एक्सॉम ऑफ रिवल प्रेफरेंस एंड स्ट्रॉन्ग एक्सॉम ऑफ रिवल प्रेफरेंस सैप की. ठीक है. व्रैप एंड स्ट्रैप के बारे में. इसे भी नोबेल प्राइज 1970 में मिला था. ठीक है. तो पॉल सैमुअल्सन ने ये बोला था कि कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है ये उसके चॉइस से रिवल होता है. ठीक है. इसमें वीक एग्जाम प्रेफरेंस का मतलब ये था कि अगर ए चूज किया जब बी भी अवेलेबल था. ठीक है. अगर ए चूज कर रहा है जब बी भी अफोर्डेबल है तो बी जो फ्यूचर में बी चूज नहीं करेगा वो सेम कंडीशन, मतलब इन द सेंस सुनो, मतलब कि अगर बंडल ए को चूज कर रहा है जब बी भी अफोर्डेबल है, देन क्या होगा कि बी इज नेवर चूजन व्हेन ए इज अफोर्डेबल एट सेम और लोअर कॉस्ट. मतलब कि फिर बी जो है वो कभी भी नहीं चुना जाना चाहिए अगर ए अफोर्डेबल है. तो इस तरह अगर ऐसा तुम कर रहे हो कि ए को छोड़कर तुम बी को चुन रहे हो, मतलब तुम्हारी प्रेफरेंस जो है वो वीक है, क्योंकि ए भी अफोर्डेबल है, फर्स्ट ऑप्शन भी है, अच्छा भी है, बेटर भी है, लेकिन तुम मतलब बी को चुन रहे हो जो कि अफोर्डेबल तो है बट शायद ए के मुकाबले उतना अच्छा नहीं है. तो तुम अगर इस तरह का चॉइसेस ले रहे हो विच मीन्स यू हैव ए वीक प्रेफरेंस. ठीक है. वीक प्रेफरेंस. फिर स्ट्रैप की बात करें, स्ट्रॉन्ग एग्जाम मतलब कि
कंसिस्टेंसी प्लस ट्रांजिटिविटी जो है वो इंश्योर करता है, जो स्ट्रॉन्ग एग्जाम रिबल प्रेफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि आप सही डिसीजन लेते हो, और इसमें क्या लेते हो, आप वीक डिसीजन लेते हो, बस इससे समझो, ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट ये है सलस्की का सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। ये क्या कहता है, मस्ट बी नेगेटिव सेमी डेफिनिट, मतलब सलस्की मैट्रिक्स कंडीशन जो इसमें है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सेमी डेफिनिट होना चाहिए, मतलब ये एक स्टेबिलिटी की कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ओके, इसमें मेन एडवांटेज इस थ्योरी का ये था कि यूटिलिटी मेजर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ बिहेवियर से ही क्या हो जाता है, डिमांड हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल बात करें रिबल प्रेफरेंस थ्योरी की, तो ये रिबल प्रेफरेंस डिराइव्स डिमांड थ्योरी विदाउट यूटिलिटी मेजरमेंट। ओके, चलो इसके बाद हम बात करते हैं 1947 1963 में लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ड्यूअलिटी इन इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स थ्योरी की, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ड्यूअलिटी इन इकोनॉमिक्स, जो कि किसने दिया है, डेंचिंग ने 1947 में, एंड डॉर्फमैन सैमुअल्सन सोलो 1958 में। क्या कहता है ये जो थ्योरी है, देखो जॉर्ज डेंचिंग ने ऑप्टिमाइजेशन को देखो डॉन डेंचिंग जो आए थे, डेंचिंग, उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन का पावरफुल टूल दिया था, ठीक है। उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन का क्या पावरफुल टूल दिया था, लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से समझेंगे। तो 1947 1963 में लीनियर प्रोग्रामिंग जो डेंचिंग ने दी थी, ये एक ऑप्टिमाइजेशन का पावरफुल टूल था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर रहे थे, किसके टर्म में, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के, ठीक है। ओके, एग्जांपल मान के चलो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल की लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने समझ गया लीनियर प्रोग्रामिंग का काम क्या है, डेंचिंग ने क्या लीनियर प्रोग्रामिंग में दिया, उन्होंने बताया कि ये ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एक टूल है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका काम क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, लीनियर प्रोग्रामिंग का काम होता है कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है, सब किसके किसके बेसिस पे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो मान लो मुझे जो है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हो गया, मेरा एक कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज मेरा कंस्ट्रेंट हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मतलब मेरा किसी चीज के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, पर कंडीशन ये है कि विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक। तो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर हम देखेंगे पिरामल के बारे में, डुअल के बारे में, ठीक है। तो पिरामल एंड डुअल प्रॉब्लम जो है, हर जो लीनियर प्रोग्रामिंग का एक डुअल होता है, ठीक है। हर लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या होता है, एक डुअल होता है, एक पिरामल होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डुअलिटी कब होगी, स्ट्रॉन्ग डुअलिटी तब होगी जब ऑप्टिमल पिरामल वैल्यू जो है इक्वल हो जाए ऑप्टिमल डुअल वैल्यू के, तब स्ट्रॉन्ग डुअलिटी आ जाती है, ठीक है। शैडो प्राइस क्या है, यहाँ पे शैडो प्राइस और डुअल वेरिएबल जिसे कह रहा है, इसका मतलब है कंस्ट्रेंट का मार्जिनल वैल्यू, ठीक है। शैडो प्राइस का मतलब होता है जो कंस्ट्रेंट है उसका मार्जिनल वैल्यू जो है उसे शैडो प्राइस कहेंगे, ठीक है। फिर कुहान टकर की कंडीशंस के बारे में पढ़ना है कि कुहान टकर की कंडीशन क्या करती है कि नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं, यहाँ तो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है डेंचिंग में, कुहान टकर वाली कंडीशन में नॉन लीनियर को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक्सटेंशन यूज करते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो एक्सटेंशन है वो कुहान टकर कंडीशन है, जनरलाइज करता है क्या नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन को, ठीक है। ये अप्लाइड टू किस में होता है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, जो लियोनटिफ की इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, इसमें भी ये अप्लाई होता है, तो ठीक है। तो बेसिक ओवरऑल ये कहना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेज ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर कंस्ट्रेंट विथ डुअलिटी रिलेशन के साथ ये जो है ये ऑप्टिमाइज करता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंस्ट्रेंट के साथ।
इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मैथमेटिकल मॉडल सारे पढ़ेंगे तो, ठीक है। शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इन ओवरऑल बस याद रखना 1947 1963 में एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग एंड डुअलिटी इन इकोनॉमिक्स आई थी, जिसमें डैंजिंग का 1947 में कंट्रीब्यूशन था, डॉफमैन, सैमुअल्सन और सोलो का 1958 में था। जिसमें बेसिक ये है कि प्रॉफिट को या कोई भी चीज को लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टूल की तरह यूज हो रहा था, जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे थे, और एक कंस्ट्रेंट के साथ। बस ओवरऑल क्रक्स यही है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं 1941 1966 में इनपुट आउटपुट एनालिसिस, जो कि लियोनटिफ मॉडल है, जो किसने दिया है, वेस्ली लियोनटिफ ने, जिनको नोबेल प्राइज भी 1973 में मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज भी इनपुट आउटपुट एनालिसिस को मिला है। आया 66 के करीब था और मिला कब है, 1973 में इसको नोबेल प्राइज। क्या कहता है ये मॉडल, वेस्ली लियोनटिफ ने इकोनॉमी के सेक्टर्स का इंटरडिपेंडेंस एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर में इंटरडिपेंडेंस कैसा है इसको एक्सप्लेन किया है इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, ठीक है। इनका मेन आइडिया ये था कि एक सेक्टर का आउटपुट दूसरे सेक्टर का इनपुट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर मान लो कहीं से वीट आ रहा है तो एग्रीकल्चर का आउटपुट हो गया वीट, पर वो वीट जो है रॉ मटेरियल हो गया ब्रेड बनने के लिए, वो इनपुट हो गया किसी चीज का, किसी फैक्ट्री का। तो वही कहना है इनका इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, इनपुट और आउटपुट की बात होती है कि एक सेक्टर का आउटपुट दूसरे सेक्टर का इनपुट होता है। उसके लिए उन्होंने इक्वेशन दिया कि x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी, जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ए एक्स प्लस डी, ठीक है, ए एक्स प्लस डी, और जहां पे आप x इक्वल टू क्या 1 माइनस ए माइनस 1 डी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन का, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, जहां पे ए का मतलब है या ए मींस टेक्निकल कोफिशिएंट मैट्रिक, एक्स मतलब आउटपुट वेक्टर, एंड डी मतलब फाइनल डिमांड, ठीक है। एंड इसे हम 1 माइनस एक माइनस 1, ये तो दिख ही रहा है ना कि ये इनवर्स कुछ शो कर रहा है, इसे हम कहते हैं लियोनटिफ इनवर्स, जो कि टोटल रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और क्या बात होती है इसमें, लियोनटिफ इनवर्स क्या बताता है, टोटल रिक्वायरमेंट बताता है, ठीक है। और लिंकेज की बात करें तो लिंकेज में जो है हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज देख रहे हैं, ठीक है। बैकवर्ड लिंकेज जो है इनपुट डिमांड है, कॉलम सम, जो भी कॉलम सम है वो बैकवर्ड लिंकेज होता है, जो कि बताता है इनपुट डिमांड को। फॉरवर्ड लिंकेज जो है आउटपुट सप्लाई होता है, ठीक है, जो कि रो को सम करके पता चलता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आउटपुट मल्टीप्लायर्स। क्या होता है, कॉलम सम ऑफ इनवर्स, कॉलम सम ऑफ इनवर्स को आउटपुट मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है इंटर इंडस्ट्री डिपेंडेंस यूजिंग मैट्रिक्स और अलजेब्रा, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करके इनपुट आउटपुट मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है इंटर इंडस्ट्री डिपेंडेंस को, जो कि जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1973 में। इस मॉडल को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे जब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर ओवरलैपिंग, अच्छा अब तक हमने क्या देखा इस पेज का, अगर हम समरी निकालें तो हमने देखा कि फाइनेंस में एमएम थ्योरी ने कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, ठीक है। फाइनेंस में क्या हुआ, एमएम थ्योरी ने कैपिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। सैमुअल्सन ने कंज्यूमर बिहेवियर को चॉइस से डिराइव किया। डेंचिंग ने क्या किया, ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स दिए। और लियोनटिफ ने क्या किया, लियोनटिफ ने इकोनॉमी के सेक्टर को इंटरडिपेंडेंस का मॉडल दिया, ठीक है। क्या कहा, लियोनटिफ ने इकोनॉमी के सेक्टर्स के इंटरडिपेंडेंस मॉडल दिए, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या अब तक देखा, एमएम मॉडल कहाँ हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक किया था, ये हमने सॉल्व किया, हमने ये इक्वेशन बनाई थी, नॉट इक्वेशन मतलब हमने ये क्रोनोलॉजी बनाई थी, हिग्स कीन्स एंड गेम थ्योरी एंड नैश, जो कि इस पेज का समरी था। दूसरा हमने ओवरऑल लिया था क्लासिकल टू मार्जिनल टू नैश टू एरो टू ग्रोथ, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ग्रोथ के बाद नेक्स्ट जो अब हमारा बनेगा एमएम थ्योरी से, ठीक है। एमएम थ्योरी से बनाते हैं, एमएम थ्योरी हमने देखा, फिर सैमुअल्सन का देखा, ठीक है। फिर हमने डैंजिंग का देखा, डेंटजिग, ठीक है। एंड लियोनटिफ का देखा थ्योरी, ठीक है। एमएम जो था वो किससे रिलेटेड था, फाइनेंस से,
सैमुअल्सन किससे रिलेटेड था? सैमुअल्सन और जो था वो बिहेवियर से, सैमुअल्सन की जो थ्योरी थी। डेंजिंग की थ्योरी किससे रिलेटेड है? ऑप्टिमाइजेशन से। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जिससे आप लास्ट में याद कर सकते हो। देन लियोन्टिफ की थ्योरी किससे है? स्ट्रक्चर से, इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर से जो है लियोन्टिफ की थ्योरी रिलेटेड है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे हमें देखना है ओवरलैपिंग जनरेशन OLG मॉडल को, जो 1965 में आई थी। पीटर डायमंड ने दिया था और नोबेल प्राइज मिला था इनको 2010 में। ये क्या मॉडल बताता है? तो पॉल सैमुअल्सन ने OLG मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और फिर क्या लेटर जो है इसको पीटर डायमंड ने एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो पॉल सैमुअल्सन ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था 1958 में OLG मॉडल को। ठीक है, OLG फॉर मनी के लिए इन्होंने ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, पर जब जाके लेटर जो है पीटर डायमंड ने इसमें कैपिटल ऐड करके एक्सटेंड किया था। ठीक, इस मॉडल को। इसमें क्या है कि इसमें मेन आइडिया ये है कि इकोनॉमी में लोग जो है दो पीरियड्स जीते हैं, पहला यंग और दूसरा ओल्ड। यंग पीरियड में क्या होता है? अर्न करते हैं, सेव करते हैं। ओल्ड पीरियड में क्या होता है? सिर्फ कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात हुई है? टू पीरियड मॉडल की, यंग सेव करते हैं, ओल्ड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डायनामिक इफिशिएंसी की बात हुई है ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल की में। ठीक है, OLG मॉडल में डायनामिक इफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी में ओवर सेविंग हो जाए तो इनएफिशिएंसी आ सकती है। ठीक है, अगर इकोनॉमी में कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम में भी डायनामिकली इनएफिशिएंट, अगर जो इकोनॉमी में है ओवर सेविंग हो जाए तो इनएफिशिएंसी आ सकती है। एंड फिर इसके बाद हम बात करते हैं एरर कंडीशन की। ठीक है, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे डायनामिक इफिशिएंसी को? इफ R इज लेस देन G तो क्या होगा? ओवर एक्यूमुलेशन। फिर गोल्डन रूल जिसे कह सको या एरन कंडीशन कह सको, इसमें क्या बात हुई है? तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिशियल होती है जब ग्रोथ रेट क्या हो? ग्रोथ रेट क्या हो? ग्रेटर देन हो इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, ग्रोथ रेट को इस तरह दिखाया गया है, ये जब ग्रेटर हो इंटरेस्ट रेट से तो क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी जो है वो बेनिफिशियल होती है। ठीक है, इसका यूज किस लिए, मतलब ये ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल का यूज कहाँ है रियल लाइफ में? तो इम्पोर्टेंट फॉर पेंशन इकोनॉमी। ठीक है, पेंशन की इकोनॉमी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या पेंशन सिस्टम या पब्लिक फाइनेंस एनालिसिस के लिए ओवर लैपिंग जनरेशन मॉडल हम यूज करते हैं। अगर बात करें ओवरऑल हमने जो पढ़ा इसमें, ये मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है इंटर जनरेशनल सेविंग एंड डायनामिक इफिशियंसी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं 1970 का मार्केट फॉर लेमन्स, जिसे असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो जॉर्ज एक्रोलॉफ ने दिया था और इसको नोबेल प्राइज भी मिला है 2001 में। जॉर्ज एक्रोलॉफ ने इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इनका मेन आइडिया ये था कि सेलर्स को जो है प्रोडक्ट क्वालिटी पता होती है, बायर्स को नहीं। ठीक है, तो एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम इस तरह से आ जाती है कि लो क्वालिटी गुड को ही उन्होंने लेमन्स कहा। ठीक है, मार्केट फॉर लेमन्स का मतलब लेमन्स उन्होंने लो क्वालिटी गुड को कहा। तो लो क्वालिटी गुड जो लेमन्स हैं वो हाई क्वालिटी गुड को मार्केट से बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसके रिजल्टेंट क्या होता है? मार्केट कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन उन्होंने दिया सिग्नलिंग स्पेंस मतलब कि एजुकेशन या सर्टिफिकेशन दो। ठीक है, गुड्स को स्क्रीनिंग करो, गुड्स की वारंटी एंड रेपुटेशन जो है वो मेंटेन करो गुड की, प्रोडक्ट की, जिससे कि जो मार्केट ऑफ फॉर लेमन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, मतलब इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताया था कि एडवर्स सिलेक्शन जो है इज नॉट इक्वल टू मोरल हैजर्ड। ठीक है, तो बेसिकली इनका ओवरऑल मॉडल इसी पे था कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या करती है? लीड्स टू एडवर्स सिलेक्शन एंड पॉसिबल मार्केट फेलियर आल्सो। ठीक है, एडवर्स सिलेक्शन वर्सेस मॉरल हैजर्ड डिस्टिंक्शन उन्होंने बताया था। ठीक, ये क्या है? नोबेल प्राइज 2001 में इसको भी नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट क्या विन करती है। ठीक है, ये थ्योरी भी। देन आते हैं 1973 की सिग्नलिंग थ्योरी जॉब मार्केट के कॉन्सेप्ट में। तो देखो, ये सिग्नलिंग थ्योरी जो है माइकल स्पेंस ने दी थी, नोबेल प्राइज इन्हें भी 2001 में मिला था। सिग्नलिंग थ्योरी जो है वो क्या कहती है कि माइकल स्पेंस ने सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट जो दिया था उसमें ये बताया था, उनका मेन आइडिया ये था कि हाई एबिलिटी लोग अपनी क्वालिटी
सिग्नल करते हैं, मतलब कि हाई एबिलिटी लोग अपनी क्वालिटी सिग्नल करते हैं का मतलब कि एजुकेशन के थ्रू हाई एबिलिटी लोग अपनी क्वालिटी को एजुकेशन के थ्रू सिग्नल करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें की पॉइंट ये था कि एजुकेशन जरूरी नहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, बस सिग्नल का काम करती है एजुकेशन, ठीक है। एक तरह से इन्होंने इक्विलिब्रियम टाइप्स भी दिया, जिसमें कि उन्होंने सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया और पुलिंग इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। सेपरेटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है कि डिफरेंट टाइप डिफरेंट सिग्नल, ठीक है, ईच टाइप चूजेस डिफरेंट सिग्नल, ठीक है। पूलिंग इक्विलिब्रियम बोथ टाइप जो है सेम सिग्नल यूज करे, उसको पूलिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंडीशन क्या है, सिंगल कॉस्ट लो होनी चाहिए हाई एबिलिटी के लिए, ठीक है। सिग्नल कॉस्ट लो होनी चाहिए हाई एबिलिटी के लिए, ये कंडीशन थी सिग्नलिंग थ्योरी में। तो ओवरऑल सिग्नलिंग थ्योरी की बात करें तो सिग्नलिंग जो है रिजॉल्व करती है इंफॉर्मेशन असिमेट्री, ठीक है, बाय रिवीलिंग हिडन कैरेक्टरिस्टिक बता के जो सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करती है सिग्नलिंग, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम थ्योरी देखते हैं 1973 में ही, सेम ईयर जिसमें सिग्नलिंग आया है। सिग्नलिंग किसके द्वारा आया है, माइकल स्पेंस द्वारा 1973 में। ब्लैक स्कॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल आया है 1973 में। इसको फिशर ब्लॉक ने, मायरन स्कॉल्स ने एंड रॉबर्ट मैर्टन ने मिलकर दिया था। नोबेल प्राइज इसको 1997 में मिला है, ठीक है। ये जो थ्योरी है क्या एक्सप्लेन करती है, फिशर ब्लैक, मैरन स्कॉल्स और रॉबर्ट मैर्टन ने ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल दिया था, ठीक है। इसका मेन आइडिया ये था कि फाइनेंशियल ऑप्शन का फेयर प्राइस कैलकुलेट करना, ठीक है। इसका मेन आइडिया यही था कि फाइनेंशियल ऑप्शन का फेयर प्राइस कैलकुलेट करना, ठीक है। फाइनेंशियल ऑप्शन मतलब कॉल और पुट, ठीक। मतलब इसमें अजम्पशन ये ली गई थी कि कोई आर्बिट्रेज नहीं होगा, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग होगा, प्राइस फ्लो जो है वो लॉग नॉर्मल रिटर्न देगा, ठीक है। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्राइस फॉलो क्या करेगा, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नो आर्बिट्रेज, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग, ये सारी चीजें जो थी ये मेन अजम्पशन था इस आइडिया का। और पुट कॉल पैरिटी मतलब कि C माइनस पी इक्वल टू S माइनस के ई पावर RT, मतलब ये फाउंडेशन था मॉडर्न फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का, ठीक है। मॉडर्न फाइनेंस का ये बेस था, ये मॉडल ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। और इसमें इसको जो है रिप्रेजेंट इस तरह से किया गया था, जरूरी नहीं है याद करना, ना ही इतना इंपॉर्टेंट है, बस याद रखना है ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल क्या है। तो ये प्रोवाइड्स ए नो आर्बिट्रेज प्राइसिंग फॉर्मूला फॉर ऑप्शंस, ठीक। ओके, अब तक हमने क्या देखा कि OLG मॉडल ने जनरेशन के बीच सेविंग बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, एक्रोलॉफ ने इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक का प्रॉब्लम बताया, स्पेंस ने सिग्नलिंग से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, और ब्लैक स्कॉल्स ने फाइनेंस में प्राइसिंग का साइंटिफिक मॉडल दिया है, ठीक है। ये चीजें हो गई कंक्लूडिंग हमारे रिमार्क। अगर अब बात करें हम कहाँ पे थे, हमने एक जगह, हाँ, हमने लियोन्टिफ और तक बनाया था। अब लियोन्टिफ के बाद अगर आप देखो तो हमने अभी क्या पढ़ा, OLG, ठीक है, लेमन्स, OLG लेमन्स सिग्नलिंग एंड ब्लैक स्कॉल्स, ये थ्योरीज हमने देखी, ठीक है। तो OLG क्या है, OLG जो है जनरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेमन्स क्या है, इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड है, एंड सिग्नलिंग क्या है, एक सोल्यूशन है, एंड ब्लैक स्कॉल्स क्या है, फाइनेंस प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन सोल्यूशन क्या है, इस ब्लैक स्कॉल क्या है, एक तरह का फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। फाइनेंस का प्राइसिंग का साइंटिफिक मॉडल है ब्लैक स्कॉल्स, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट 1980 से 1990s में कौन सी थ्योरी आती है। तो देखो 1986 में 1999 90s में क्या आता है, इंडिजीनियस ग्रोथ मॉडल, जिसे हम AK मॉडल भी कहते हैं, रॉबर्ट लुकस, ठीक है, इन्होंने दिया था और इसको नोबेल प्राइज मिला है 2018 में। तो पॉल रोमन ने 1986 में दिया था, एंड रॉबर्ट लुकस का कंट्रीब्यूशन 1988 में इस थ्योरी में होता है, जिसे कहते हैं इंडिजीनियस ग्रोथ मॉडल या AK मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। AK मॉडल क्या कहता है, AK मॉडल मींस Y इक्वल टू AK, मतलब
कांस्टेंट रिटर्न टू ब्रॉड कैपिटल, नो डिमिनिशिंग रिटर्न। मींस देखो, पॉल रोमल और रॉबर्ट लोकस ने ग्रोथ को अंदर से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एके मॉडल ये कहता है कि y इक्वल टू ए के, यानी नो डिमिनिशिंग रिटर्न, जो कि अनलाइक है सोलो से, सोलो में उल्टा होता है, ठीक है। मतलब एके मॉडल क्या कहता है, यानी नो डिमिनिशिंग रिटर्न अगर y जो है एके के बराबर है तो, ठीक है। ओके, और इसको जो है किसने दिया है, पॉल रोमन एंड रॉबर्ट लुकस ने ग्रोथ को क्या किया है, अंदर से एक्सप्लेन किया है। इसमें मेन आइडिया ये था कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं बल्कि इंटरनल फैक्टर से आता है। ग्रोथ क्या आता है, एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं इंटरनल फैक्टर से आता है। जैसे कि नॉलेज हुआ, ह्यूमन कैपिटल हुआ, इनोवेशन हुआ, ठीक है। और ग्रोथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, GSA माइनस डेल, ठीक है। मतलब कि क्या कह रहा है, अच्छा पहले रोमर को देखते हैं। रोमर क्या कह रहा है, रोमर कहते हैं नॉलेज स्पिल ओवर क्रिएट इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब रोमर कहते हैं कि नॉलेज जो स्पिल ओवर होगा वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न देगा, ठीक। लुकस क्या कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो क्या होगा, एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ। मतलब ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन किसके बराबर होगा, ग्रोथ इंजन के। और की डिफरेंस क्या था फ्रॉम सोलो, तो ग्रोथ जो है इसमें परमानेंट हो सकता है, कन्वर्जेंस जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। और इंडोजीनियस ग्रोथ जो है एक्सप्लेन करता है सस्टेन ग्रोथ थ्रू ह्यूमन कैपिटल एंड इनोवेशन। ह्यूमन कैपिटल और इनोवेशन के थ्रू जो इंडोजीनियस ग्रोथ एक्सप्लेन करता है सस्टेन ग्रोथ को, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये है इसका रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन, G इक्वल टू S ग्रेटर ए माइनस डेल, ठीक है। ग्रोथ डिपेंड अपॉन सेविंग रेट परमानेंटली, अनलाइक सोलो, सोलो की तरह ही नहीं बल्कि ग्रोथ यहाँ पे डिपेंड कर रही है सेविंग रेट पे, ठीक है। कोई कन्वर्जेंस नेसेसरी नहीं है, R&D जो है बेस्ड है ग्रोथ मॉडल पे, बेस्ड ऑन ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म एंड डिजाइन एंड ऑक्शन थ्योरी। इन लास्ट ही हम पहुंच चुके हैं मैकेनिज्म डिजाइन एंड ऑक्शन थ्योरी पे, जो कि 1990 में दिया गया था। इसको दिया किसने है, बिक्री 1961 में, हुरविच, मस्किन, मायरसन। नोबेल प्राइज इसको मिला है 2007 में, ठीक है। मैकेनिज्म डिजाइन BHM स्क्वायर, इस तरह याद कर लो, ठीक है। बिक्री, हुरविच, मस्किन, मायरसन, मस्किन एंड मायरसन, ठीक है। तो लियोन हुरविच एंड एरिक मस्किन एंड रोजर मायरसन ने इसे गेम थ्योरी को रिवर्स करके यूज किया था, ठीक है। क्या किया था कि इन्होंने गेम थ्योरी को रिवर्स करके यूज किया था। इसका मेन आइडिया ये था कि रूल्स डिजाइन करो ताकि लोग ट्रूथ रिवील करें, ठीक है। रूल ऐसे बनाओ जिससे लोग जो है ट्रूथ को क्या करें, रिवील करें, ठीक है। इसमें रिविलेशन प्रिंसिपल का यूज हुआ है, ठीक है। रिविलेशन प्रिंसिपल का मतलब कि हर आउटकम को ट्रूथ टेलिंग मैकेनिज्म से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। हर एनी इक्विलिब्रियम आउटकम ऑफ एनी मैकेनिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय ए डायरेक्ट इंसेंटिव कंपैटिबल मैकेनिज्म। मतलब हर आउटकम को ट्रूथ टेलिंग मैकेनिज्म से क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। फिर बिक्री ऑक्शन की जो सेकंड प्राइज है वो क्या कहती है, ये कहती है कि हाईएस्ट बिडर ही जीतेगा, ठीक है, पे करेगा सेकंड हाईएस्ट प्राइस। और ट्रूथफुल बाइडिंग जो है इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होगा, बिड टू ट्रू वैल्यू। मतलब ट्रूथफुल बिडिंग जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा, हाईएस्ट बिडर ही जीतेगा। और पे करेगा कौन, पे करेगा सेकंड हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू इक्विवेलेंस की थ्योरम के बारे में भी बात हुई है इसमें। तो रेवेन्यू इक्विवेलेंस थ्योरम जो है बताता है कि डिफरेंट ऑक्शन टाइप जो है वो सेम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अंडर कंडीशन में देता है। मतलब कि रेवेन्यू इक्विवेलेंस थ्योरम कहता है कि ऑल स्टैंडर्ड ऑक्शन यील्ड सेम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। सारे भी स्टैंडर्ड जितने भी डिफरेंट ऑक्शन टाइप हैं वो क्या कर देते हैं, सेम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू देते हैं अंडर कोई सर्टेन कंडीशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट इसमें क्या है, इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी एक कंस्ट्रेंट है एंड इंडिविजुअल रेशनैलिटी इसमें कंस्ट्रेंट है, ठीक है। ओवरऑल कहा जाए कि मैकेनिज्म डिजाइन एंड ऑक्शन थ्योरी ये है कि मैकेनिज्म डिजाइन इंश्योर करता है ट्रूथफुल रिविलेशन अंडर इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, इसको भी नोबेल प्राइज मिला है 2007 में। इंफॉर्मेशन इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी वेज थ्योरी, जो कि जोसेफ स्टिग्ल्स ने दिया है, नोबेल प्राइज इसको 2001 में मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
1975 टू 2001 में आया है। इसमें क्या बात हो रही है, जोसेफ स्टिल ने इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन को डीपली एक्सप्लेन किया है। किसको एक्सप्लेन किया है? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन को जो है वो डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किसके बारे में बात हो रही है? इसके बारे में बात हो रही है इफिशियंसी वेज थ्योरी के बारे में, ठीक है। इफिशियंसी वेज थ्योरी, इफिशियंसी वेज थ्योरी क्या है कि फर्म्स मार्केट से ज्यादा वेज देती हैं ताकि वर्कर ज्यादा प्रोडक्टिव हो और श्रिंक ना करें, मतलब समझ रहे हो, श्रिंक ना करें, कि फर्म्स जो है वो ज्यादा वेज देती हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और श्रिंकिंग ना हो, ठीक है। तो इसी बोला जाता है इफिशियंसी वेज थ्योरी, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए वेज देना। देन प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के बारे में इसमें डिस्कशन है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंसिपल जैसे कि जो बॉस है और एजेंट जो कि वर्कर है कि इंटरेस्ट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोरल हैजार्ड की प्रॉब्लम आती है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम में, ठीक है। ऑप्टिमल कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस, रिस्क शेयरिंग एंड इंसेंटिव्स, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनिंग मॉडल के बारे में बात करता है इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक एंड इफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी में। तीन देखा हमने, इफिशिएंसी बेस्ड, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, थर्ड हमने स्क्रीनिंग मॉडल देखना है। स्क्रीनिंग मॉडल स्टिल्स द्वारा दिया गया है, इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। मींस की स्क्रीनिंग मॉडल जो है ये बताता है कि फर्म्स और इंस्टीट्यूशन जो है हिडन इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन जो है हिडन इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। मार्केट विथ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में फेल टू क्लियर, ठीक है। इसमें ये है कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन अगर होगा तो मार्केट जो है फेल हो सकता है। तो ओवरऑल ये कहा जाए कि इफिशियंसी वेज एंड इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम जो है एक्सप्लेन करती है वेज रिजिडिटी एंड मार्केट फेलियर को, ठीक है। इसको नोबेल प्राइज कब मिला है? 2001 में। दैट्स इट, वी हैव एंड अप ऑल आवर क्रोनोलॉजी वीडियो। इन लास्ट अगर हम देखें तो हमने क्या अभी पढ़ा, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अगर देखें इस लास्ट पेज की, तो हमने मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ग्रोथ को रोमर और लुकस ने हमने मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ग्रोथ को रोमर और लुकस ने इंडिजीनियस बनाया। मैकेनिज्म डिजाइन ने रूल्स बनाकर ट्रूथफुल बिहेवियर इंश्योर किया और स्टिल्स ने दिखाया कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन से मार्केट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैकेनिज्म डिजाइन से हमें क्या पता चला, मैकेनिज्म डिजाइन ने रूल बनाकर ट्रूथफुल बिहेवियर को इंश्योर किया। स्टिल्स ने दिखाया कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन से मार्केट में प्रॉब्लम आती है। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ग्रोथ को रोमर और लुकस ने इंडोजीनियस बनाया, ठीक। ये ओवरऑल हमारा जो है ये। अब हम ओवरऑल अगर हम देखें क्या हमने अब तक क्रोनोलॉजी हमारी जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी स्मिथ से, फिर रिकार्डो पे गई, रिकार्डो से कोनॉट पे गई, कोनॉट से मार्जिनल पे गई, मार्जिनल से हमने मार्शल पे मार्शल पढ़ा, मार्शल के बाद पैरेटो, पैरेटो के बाद कीन्स, कीन्स के बाद गेम थ्योरी, गेम थ्योरी के बाद नैश, नैश के बाद एरो, एरो के बाद सोलो, सोलो के बाद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद हमने ग्रोथ मैकेनिज्म देखा, ठीक है, मैकेनिज्म्स देखे। तो ये रहा हमारा ओवरऑल फ्लो जिसे आप याद कर लेना। थैंक यू।